हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो तैयारी होती है वो यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की होती है और इसी तैयारी से आप सेट के एग्जाम की भी दे सकते हैं। ठीक है, तो पूरी तैयारी हम 10 यूनिट की कर रहे हैं। आपके एग्जाम की डेट आ गई है, 16 जून को आपका एग्जाम होना है, 16 जून 2024 में। तो सभी लोग अच्छे से तैयारी करें क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और हम लोग PYQ की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, जिसमें आपको प्लेलिस्ट में आप PYQ सीरीज दे दी गई है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट आपको करवाए जा रहे हैं। और पहले हम पिछले 5 साल के 2018 से 23 के करेंगे और उसके बाद और जो पिछले 5 साल के हैं उनको हम करेंगे। ठीक है, लेकिन इधर जो आपके 2019, 20, 21, 22, 23 जो भी हुए हैं एग्जाम, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज की सीरीज में हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये दूसरे दिन की सीरीज है। इससे पहले मैंने एक और दी थी जिसमें आपको 500 क्वेश्चन सीरीज में हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में जाएंगे ना, प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने करवा रखे हैं, विद कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ, तो आपके लिए वो हेल्पफुल होगी। आप पूरी वीडियोस को देख लें। साथ में यूनिट वाइज भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाए गए हैं, टॉपिक भी करवाए गए हैं और क्वेश्चंस भी करवाए गए हैं। तो हर यूनिट की अपनी प्लेलिस्ट में बनी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हीं के थ्रू आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है। और फ्रेंड्स, अभी जो मैं वीडियो देने का टाइम है मेरा, मैं अभी आपको दोपहर में 1 बजे देती हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले मैं शाम को 6 बजे देती थी, लेकिन अभी मेरी कोशिश है कि मैं दिन में आपको 2 वीडियो दे सकूं, इसलिए अभी एक दोपहर में भी देती हूं 1 बजे, और अगर कोशिश हो पाएगी मेरी पूरी तो मैं शाम को भी 6 बजे भी एक वीडियो दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है, निम्नलिखित सूची में से कौन सा कथन शोध की उपयुक्त परिभाषा देता है? उत्तर देने के लिए सही गुट का चयन करिए। रिसर्च की परिभाषा क्या है? अब देखिए, यहाँ पर शोध का अभिप्राय क्या है? बार बार खोजना। शोध मूलतः किसी रिसर्च है ना, री मतलब क्या है? री का मतलब होता है बार बार और सर्च मतलब खोजना। तो क्या एक ही चीज़ को बार बार खोजना? ऐसा नहीं होता है। रिसर्च का मतलब होता है जो चीज़ पहले एक बार हो चुकी है, अब उसमें हम नई फाइंडिंग क्या कर सकते हैं, उसमें क्या चीज़ें रह गई हैं जो अभी नहीं हुई हैं, वो चीज़ें करना, इसीलिए इसको रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, तो शोध का अभिप्राय बार बार खोजना है, ऐसा नहीं है। शोध मूलतः किसी प्रश्न का उत्तर है, मतलब प्रश्न का उत्तर ऐसे है कि जो चीज़ें हो चुकी हैं उसमें क्या चीज़ें बाकी रह गई हैं जो कि अभी रिसर्च नहीं हुई है, उन पर शोध नहीं हुआ है, उन चीज़ों को खोजना, मतलब नए तथ्यों की खोज का करना है ना। तो शोध मूलतः किसी प्रश्न का उत्तर है। और उसके बाद शोध किसी समस्या का प्रामाणिक समाधान भी प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी होगा इसका ऑप्शन। शोध किसी व्यक्ति की परिकल्पना को, तो नहीं, व्यक्ति से मतलब नहीं होता है, नहीं तो ये बायस हो जाएगा, है ना। शोध अर्थ निरूपण करने वाली एक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही बात है। शोध का अर्थ निश्चित समग्र से प्रतिदर्श का सैंपल का चयन करना है, नहीं। शोध क्या है? एक मीनिंग गिविंग प्रोसेस है ना। शोध क्या है? एक रिसर्च जो है अर्थ प्रदान करने वाली, मतलब समाज के लिए कितना इसका बेनिफिट होगा ये प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें ये सारे ऑप्शन आपके सही होंगे। आप यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन की जो सीरीज़ है ना, यहाँ पे 11-12 से स्टार्ट की है। ठीक है, क्योंकि पिछले 10 क्वेश्चन हमने वहाँ सॉल्व कर लिए, आप उनको देखिएगा। 500 क्वेश्चन सीरीज़ है और मैं क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ा दूंगी आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, परिस्थितियों को देखना और बारीकी से उनके निरीक्षण की योग्यता ज्ञानात्मक अनुसंधान की किस स्तर पर सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, परिस्थितियों को देखना और बारीकी से निरीक्षण की योग्यता, तो यहाँ पर देखिए ये है आपका किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ये कह रहा है ज्ञानात्मक अनुसंधान, किसी शोध समस्या की पहचान करने और इसे परिभाषित करने का चरण, रिसर्च डिजाइनिंग के लिए और इसके एग्जीक्यूशन के लिए, या इन फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस एंड प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग देम। फिर देखिए यहाँ पे कह रहे हैं इन डिसाइडिंग एंड आइडेंटिफाइंग द सैम्पलिंग प्रोसीजर टू इंश्योर देयर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। तो देखिए, प्रतिदर्श का चयन तो हम बाद में करेंगे ना, जब हम शोध के बारे में देख लेंगे कि कैसे करेंगे क्या, है ना। तो यहाँ पर देखिए, परिस्थितियों को देखना, बारीकी से निरीक्षण की योग्यता ज्ञानात्मक अनुसंधान की किस स्तर पर, तो ये होती है आपकी शोध परिकल्पना और परीक्षण की पद्धतियों के प्रतिपादन में। ठीक है, यहाँ पर जब हम रिसर्च हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसके प्रोसीजर को, जो जब टेस्टिंग हमें करना है किस तरह से करना है, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा रेलिवेंट होती हैं। ठीक है, कि इन परिस्थितियों को देखा जाए, आप हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे, आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में शोध नीति का बड़ा महत्व है? रिसर्च एथिक्स, है ना, यहाँ से ये क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं। रिसर्च एथिक्स होता क्या है? अनुसंधान नैतिकता की बात करें तो देखिए रिसर्च में कुछ अपने रेलिवेंट लॉज और रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि जब आप रिसर्च कर रहे हो तो गोपनीयता कैसे बनाई रखी जा सके, है ना, और किसी की कोई मतलब कोई परेशानी ना हो, जिस जो भी रिसर्च के उसमें प्रोसेस में जिन भी हम ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं, मतलब जिन पर भी हम अपना रिसर्च करना चाह रहे हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? रिसर्चर की होती है कि ट्रांसपेरेंसीज बनी रहे, उनको कोई नुकसान ना हो। वो कोई भी हो सकते हैं, है ना, कोई ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, कोई एनिमल बीइंग हो सकते हैं। तो इस तरह से कोई प्राणी है, कोई मनुष्य है, उसका कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए और गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। इस तरह से ये सारी चीज़ें। तो फाइनली जो रिसर्च एथिक्स है, अनुसंधान प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखना और इसमें शामिल सभी व्यक्तियों के कल्याण की रक्षा। तो ये शोध एथिक्स मतलब जो रिसर्च एथिक्स है, ये सारी चीज़ें इससे संबंधित होती हैं। अब इसमें कह रहा है कि नीचे दिए कूट में से अपना उत्तर दीजिए, है ना। शोध नीति किन क्षेत्रों में शोध नीति का, तो रिसर्च एथिक्स का किस में बड़ा महत्व होगा? अब देखिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंसीज की भी बात की गई है, तो ये कब होगी? जब डेटा कलेक्शन आप करोगे, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन में ऐसा ना हो कि आपने अपना रिजल्ट लाने के लिए उसमें हेर फेर कर दिया, ठीक है। तो डेटा कलेक्टिंग में होगी। प्रिपेयरिंग ए सेमिनार पेपर, फिर डेटा एनालिसिस में भी होगा, डाटा विश्लेषण जब हम करेंगे, ठीक है, इसमें भी कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन इन ए कॉन्फ्रेंस, राइटिंग ए थीसिस या डिसर्टेशन और सिलेक्टिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर जब हमको रिसर्च ये जो यहाँ पे लिखना है शोध प्रबंध या शोध लघु प्रबंध के लेखन में, यहाँ पर भी हमारी रिसर्च एथिक्स वैल्यू रखती है, ठीक है, ताकि उसमें कोई आप वहाँ पर अपने तरफ से कुछ चीज़ें ऐड ना कर दें। जो चीज़ है अब उससे परिणाम सही आ रहा है या गलत आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, बस आपको इसमें हेर फेर नहीं करना है, यही होता है रिसर्च एथिक्स, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हो 1, 3 एंड 5, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर सेमिनार और कॉन्फ्रेंस से मतलब नहीं होता है, ये तो क्या है कि ये एक गैदरिंग होती है ना। तो सेमिनार क्या है? ए स्मॉल फोकस्ड एकेडमिक इवेंट, मतलब यहाँ पर स्मॉल फोकस्ड मतलब एक ग्रुप होता है, तो यहाँ पर ये फोकस्ड एकेडमिक इवेंट होता है जहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं और लिमिटेड ऑडियंस होती है, ठीक है। तो सेमिनार क्या है? एक छोटा ग्रुप का यहाँ पर डिस्कशन होता है, यहाँ सारे एक्सपर्ट्स होते हैं और अपने अपने टॉपिक्स पे एक्सपर्ट यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। कॉन्फ्रेंस क्या है? लार्जर गैदरिंग है जो कि प्रोफेशनल यहाँ पर आते हैं और अपना यहाँ पर जो है रिसर्च के जितने भी जो भी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए जो 14वां क्वेश्चन है, इस सीरीज़ का 14वां है, इससे पहले 10 क्वेश्चन मैंने पहली वाली सीरीज़ में करवाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसी तरह से 500 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए अनुसंधान के परिणामों को प्रस्तुत करते समय और उसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए किस अवैयक्तिक, है ना, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी ऐसी जो रिसर्च है जिसको इम्पर्सनल रिसर्च है, इस शैली का प्रयोग किया जाता है। इम्पर्सनल रिसर्च, तो इसमें देखिए एथनोग्राफिक स्टडीज़, कॉजल कंपैरेटिव बेस्ड एक्सपोज फैक्टो, एक्शन रिसर्च या नैरेटिव स्टडीज़, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्शन रिसर्च भी यहाँ पे कह रहे हैं इम्पर्सनल, है ना, जो कि इम्पर्सनल है, पर्सनल ना हो। तो एथनोग्राफिक में भी क्या होता है कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स के उसमें मतलब रहता है, रिसर्चर इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। और एक्शन रिसर्च में भी उसी की जिम्मेदारी होती है। नैरेटिव स्टडीज़ में भी वो अपने तरफ से ही लिखता है। लेकिन जो कॉजल कंपैरेटिव बेस्ड एक्सपोज फैक्टर स्टडीज़ हैं, इसमें क्या होता है कि काम हो जाता है, उसके बाद प्रभाव की गणना की जाती है, ठीक है। तो कारण और प्रभाव का अध्ययन यहाँ पर इसमें किया जाता है, ठीक है। कि जो एक्सपोज फैक्टो पश्चोन्मुखी अनुसंधान जिसको कहते हैं, इसमें या तो घटना घटित हो चुकी है अथवा स्वाभाविक रूप से घटित हो रही है, और जो रिसर्चर है स्वतंत्र चर जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इनमें इनका मापन करके इसके प्रभाव के कारणों को खोजने का प्रयास करता है। तो एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में कॉज और इफेक्ट की हम यहाँ स्टडीज़ को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, इस तरह से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऐसा पैराडिम मतलब शोध का वो प्रतिमान जो रिसर्चर अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर बल देता है, ये क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ पर जो रिसर्चर है, रिसर्चर की जो एक्सपर्टीज़ पर, है ना, और रिसर्चर की प्रैक्टिशनर मतलब जो यहाँ पर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ होती है उसके बारे में जो बात करता है, वो रिसर्च कौन सा होता है? तो ये आपका एक्शन रिसर्च होता है, ठीक है। एक्शन रिसर्च में
कोई भी लोकल समस्या हो, इमीडिएट कोई प्रॉब्लम होती है, इसको यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो भी रिसर्चर हैं, जो भी गाइड होते हैं, वो वहाँ के बारे में गाइड करते हैं चीज़ों को। और इस तरह से एक्शन रिसर्च किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो तुरंत की घटनाएं होती हैं या तुरंत भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, उसके बारे में यहाँ रिसर्च की जाती है, ठीक है। क्रियात्मक शोध जिसको कहते हैं। प्योर रिसर्च क्या होती है, वो बुनियादी या मौलिक अनुसंधान के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर कोई भी किसी भी एप्लीकेशन को ध्यान में रखे बिना ज्ञान और समझ को, मतलब जो भी प्योर है वो चीज़ यहाँ पर देखी जाती है। कोई ये चीज़ नहीं कि जो पहले हो चुकी है अभी हम इसमें कुछ नई चीज़ें करके यहाँ पर रखें, जो है वो एज इट इज़ है। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, विशिष्ट व्यवहारिक समस्याओं को हल करने या जो नए प्रोडक्ट है, नई प्रोसेस है, इन तकनीकों को विकसित करने के लिए। तो यहाँ पर किसी चीज़ों को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। जो भी चीज़ें पहले से हो चुकी हैं, तो अभी जो व्यवहारिक समस्या है उनमें उन चीज़ों को अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, जो हमने पहले कर रखी हैं। एक्शन रिसर्च में आपको बता ही दिया, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर लोकल या इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाती है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, देखिए टाइप्स ऑफ रिसर्च में जब आप पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए। अब क्वांटिटेटिव क्या होती है, जहाँ पे आंकड़ों की गणना की जाती है। क्वालिटेटिव रिसर्च जिसको गुणात्मक शोध कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, गुणों के आधार पर व्याख्या की जाती है। तो जैसे कि अनुसंधान में आपका साक्षात्कार होता है, किसी पर्सनैलिटी का हमको इंटरव्यू लेना है, अवलोकन करना है, तो इस तरह से ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। जो हम कोई आंकड़े नहीं होते हैं, इसमें हम यही लिख सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, इसको मेजर तो कर नहीं सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च में ऐसी ही चीज़ें आती हैं और ये चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है ना। अब अगला जो क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अभी से मैं आपको दिन में ही दिया करूँगी ऐसे वीडियो, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को हम लोग कर सकें, है ना। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, शोध के उन चरणों या स्टेप्स की पहचान कीजिए जिसमें जो एथिकल कंसिडरेशन बिकम रेलिवेंट, है ना, और दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनना है। अब देखिए एथिकल कंसिडरेशन, एथिक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, है ना। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग रिसर्च क्वेश्चन, तो रिसर्च क्वेश्चन बनाने में नहीं होता है ना। पहले भी हम कर चुके हैं कि जहाँ पर बायस ना हो, जहाँ आप पक्षपात ना कर सके हो, डाटा में हेर फेर ना कर सकें, उन चीज़ों में रिसर्च एथिक्स को वैल्यू दी जाती है। तो देखिए हल प्रस्तावित करने के लिए चरों के मध्य संबंधों को यहाँ पर कल्पित करना, पॉस्टुलेट करना, है ना। कलेक्टिंग डेटा थ्रू यूज ऑफ रिसर्च टूल, है ना, कौन से टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये नहीं कि यहाँ पर मनमाने ढंग से हमने एथिक्स वगैरह को किनारे करके और अपने मन से डेटा कलेक्शन कर लिया, ऐसा नहीं करना है। तो यहीं पर ये रेलिवेंट हो जाता है कि हम डेटा कलेक्शन को एप्रोप्रिएट रिसर्च टूल के द्वारा हम डेटा कलेक्ट करें। डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग प्रोसीजर, नहीं, डेटा एनालिसिस एंड प्रोसीजर एम्प्लॉयड, ठीक है। यहाँ पर एनालिसिस के समय और रिपोर्ट प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग और रिजल्ट देते समय भी, जब हम फाइंडिंग को चेक करते हैं या देते हैं अपनी रिपोर्ट में, तब भी हमको बायस नहीं होना है, जो है वही लिख के देना है। अब वो चाहे सही हो, गलत हो या ना भी शुद्ध रूप में हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपके देखिए वही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया है ना, थोड़े से इसकी शब्दावलियों को चेंज कर दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कितनी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई ना आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से। अभी देखिए यहाँ पर इनको ये दो सेट्स दिए हैं, इसमें फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन है और सेट दूसरा है, इसमें उसके फीचर्स के बारे में बात की है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए थीसिस के बारे में पता हो जाएगा, डिसर्टेशन क्या होती है, रिसर्च पेपर क्या है, वर्कशॉप क्या है, सेमिनार क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेमिनार क्या है, एक स्मॉल फोकस एकेडमिक इवेंट है जहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं और लिमिटेड ऑडियंस होती है, ठीक है। तो इस तरह से थीसिस क्या होती है, शोध प्रबंध, है ना। शोध प्रबंध या लघु शोध की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए थीसिस और इसमें क्या फ़र्क होता है, थीसिस और ये डिसर्टेशन। यहाँ पर देखिए एक ही दे रखा है, लेकिन देखिए थीसिस क्या होती है, टिपिकली कंप्लीटेड ड्यूरिंग ए मास्टर्स प्रोग्राम, है ना। कई जगह पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आप क्या करते हो, जब आप एमएड वगैरह कर रहे होते हो या एमए कर रहे हो, एमए इन एजुकेशन वगैरह, तो वहाँ पर आपको थीसिस करवाई जाती है, तो मास्टर्स के प्रोग्राम के दौरान होती है। तो ये क्या होती है, शॉर्टर इन लेंथ होती है, लगभग 80 से 100 पेज के अंदर आपको ऐसे करनी होती है, 100 पेज के अंदर ही, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर प्राइमरली फोकस ऑन ए स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। तो एक ही रिसर्च क्वेश्चन पे आप बना लेते हो, जो थीसिस हमारी होती है, जो मास्टर डिग्री के प्रोग्राम के। यहाँ पर आप कोई पीएचडी में एनरोल नहीं किए होते हो, ठीक है।
लेकिन डिसर्टेशन क्या है, यूजुअली कंप्लीटेड ड्यूरिंग ए डॉक्टरल प्रोग्राम। जब पीएचडी के हम दौरान जब चाहते हैं अपने स्टडीज़ को करते हैं तब यहाँ पर डिसर्टेशन लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एम्फेसाइज इन डेप्थ रिसर्च, इन डेप्थ रिसर्च की जाती है और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मतलब वहाँ पर इन डेप्थ स्टडी करते हैं और फिर सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। और तो इस तरह से जो इसकी रिपोर्ट होगी वो भी लंबी बनेगी, मतलब 200 से 300 पेज के या ज़्यादा भी बन सकती है, तो ये लॉन्गर इन लेंथ होती है। और यहाँ पर कवर से ब्रॉडर रिसर्च टॉपिक और एरिया ऑफ स्टडी, यहाँ पर एक क्वेश्चन को 9 साल करके एक बहुत बड़े एरिया को यहाँ पर कवर करते हैं और उससे संबंधित चीज़ों को किया जाता है। तो आप समझ में आया कि थीसिस और डिसर्टेशन में क्या अंतर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इसको मैच करते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको बतानी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ बताई है। तो यहाँ देखिए थीसिस या डिसर्टेशन यहाँ पर क्या आता है, इसमें कैसे हम इसको करेंगे। तो यहाँ देखिए प्रेजेंटेशन ऑन ए समरी ऑफ रिसर्च डन, नहीं, यहाँ पर ये कह रहा है कि सिस्टमैटिक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है ना। तो जो थीसिस या डिसर्टेशन होती है एक फॉर्मेट होता है जिसके अंतर्गत हम लिखते हैं। और रिसर्च पेपर क्या होता है, तो ये होता है आपका प्रेजेंटेशन ऑन ए समरी ऑफ रिसर्च डन, है ना। तो रिसर्च पेपर जो कि पब्लिश होता है आपका, तो जो आप रिसर्च कर चुके हो उसके बारे में रिसर्च पेपर आपका होता है। वर्कशॉप क्या है, वर्कशॉप में यहाँ पर ये है टारगेट ओरिएंटेड ग्रुप बेस्ड रिफ्लेक्शन। और सेमिनार क्या है, बेस्ड ऑन फ्री व्हीलिंग ऑफ आइडियाज़, है ना। तो सेमिनार में क्या होता है कि बहुत सारी उस पर चर्चा होती है। रिफ्लेक्टिव, देखिए यहाँ पर ये देखिए 5 चीज़ें यहाँ पर दी हैं ना, यहाँ पे 4 ही हैं, इस तरफ की आपके 4 ही कॉलम है, यहाँ पर 5 हैं, तो आपको बहुत ध्यान से करना है। तो देखिए सेमिनार क्या है, विशिष्ट प्रकरणों पर आधारित चर्चा है ना। रिफ्लेक्टिव डेलिबरेशंस बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक थीम, ठीक है, ये इससे मैच हो जाएगा। और जो वर्कशॉप है आपकी, यहाँ पर समूह आधारित जो है टारगेट ओरिएंटेड ग्रुप बेस्ड रिफ्लेक्ट। तो वर्कशॉप क्या होता है, यहाँ पर प्रैक्टिकल्स होते हैं, मतलब स्किल बेस्ड प्रोग्राम यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप मैच करोगे, है ना। नेक्स्ट आप देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमको करना है किस प्रकार के शोध के लिए क्रिया सूचक शब्द, मतलब ये जो है नियंत्रण, कंट्रोलिंग, मैनिपुलेशन, हेरफेर करना और अवलोकन, ये सर्वाधिक प्रासंगिक हैं। ये किसमें हम करते हैं, तो ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को कारण प्रभाव संबंध देखा जाता है, हेर फेर मैनिपुलेट किया जाता है ना। यहाँ पर ही जो आपका स्वतंत्र, आश्रित चर, इनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करके उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है और इसी ताकि स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच विश्वास के साथ कारण तथा परिणाम संबंध, कॉज एंड इफेक्ट की व्याख्या आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही होती है। नेक्स्ट आप देखिए चर जिसमें मानित चर के मतलब ए वेरिएबल दैट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ ए मैनिपुलेटेड वेरिएबल। मैनिपुलेटेड कौन सा, जो स्वतंत्र चर था जिसके भी प्रभाव का हमें अध्ययन करना है ना। तो स्वतंत्र चर में कोई भी मैनिपुलेशन किया जाएगा और मानित चर के प्रभाव का मापन होता है, उसे कौन सी संज्ञा दी जाती है, तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए डिपेंडेंट जो कि आश्रित चर होता है, जो कि स्वतंत्र चर पे निर्भर होता है ना। तो इस तरह से स्वतंत्र चर है वो अपने आप में स्वतंत्र है, उस पर ही कोई जोड़ तोड़ किया जाएगा, कोई मैनिपुलेशन किया जाएगा और इसी का इफेक्ट जो है वो आपका आश्रित चर पे पड़ेगा, क्योंकि आश्रित चर मतलब वो डिपेंड है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, जो फ्री है उस पर डिपेंड करता है। तो जो भी हम उसमें करेंगे, जो स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पर जो भी आप हेरफेर करोगे उसका प्रभाव आश्रित चर पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये आश्रित चर हो जाता है ना, यहाँ पर ये आपका आश्रित चर हो जाता है, ठीक है। तो वेरिएबल्स के बारे में भी आपको पता लग गया कि शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता कुछ पूर्व कथन करना चाहता है, वास्तव में वो स्वतंत्र चर वो चर होता है जिसे प्रयोगकर्ता सावधानी पूर्वक निरीक्षण करता है और उसे रिकॉर्ड रखता है ना। आश्रित चर वो होता है जो कि जिसके बारे में कुछ हमको कोई भी मेजर करना है, ठीक है। आश्रित चर में ही जो भी प्रभाव आएगा स्वतंत्र चर के परिवर्तन का, जो भी आश्रित चर पे प्रभाव आएगा उसी चीज़ को हमको मेजर करनी होती है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम इन्वॉल्व। अब देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको शुरू से कवर करवा दी हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो रिसर्च प्रॉब्लम में जो शोध समस्या होती है इसको पहचानेंगे कैसे, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए इसमें देखिए कई ऑप्शन कई आपको दिए हुए हैं,
है ना, सिलेक्शन ऑफ द एकेडमिक एरिया, डिमार्केशन ऑफ द स्टडी एरिया, रिजेक्शन ऑफ पर्सनल कलेक्टिव चॉइस। देखिए ये तो बिल्कुल हटा ही दी चाहिए, सी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, पर्सनल और कलेक्टिव चॉइस से कोई मतलब नहीं होता है। स्पेसिफिक टॉपिक, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सोर्स। अब देखिए जहाँ पर भी आपको सी ऑप्शन दिखेगा उसको हटा दीजिए ताकि वो आपके पास फिर कम ऑप्शन रहे आपको छांटने के लिए, है ना। तो ये वाला भी हट गया, मतलब यहाँ पर ये हट गया और ये वाला हट गया, ठीक है। अब आपके पास बचता है ये वाला भी हट गया, सी जहाँ पर भी है ना, पर्सनल चॉइस से तो कोई मतलब नहीं होगा कहीं पर भी रिसर्च में, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके पास कौन कौन सा। वैसे भी आप देखो जब सेलेक्ट करोगे तो सिलेक्शन ऑफ द एकेडमिक एरिया, किस एक मतलब एक क्षेत्र से जब आप सिलेक्शन होगे है ना, मतलब वहाँ पर उसको सिलेक्ट करोगे अपने रिसर्च को करने के लिए। डिमार्केशन, इस अध्ययन क्षेत्र का सीमांकन या डिलिमिटेशन भी कई बार इसी को कहते हैं। और यहाँ पर स्पेसिफिक टॉपिक्स विद इन द एरिया, ठीक है। ये ऑप्शन आपके सही होंगे, ये वाले राइट ऑप्शन है। अब देखिए ये तो हो गया आपका समस्या का सीमांकन से क्या मतलब होता है। तो इसमें कह रहा है ना अध्ययन क्षेत्र का सीमांकन। पहले आपने एकेडमिक क्षेत्र का चयन किया, आप किस में करना चाह रहे हो, क्या आप जो है हिस्ट्री के फील्ड में करना चाह रहे हो या साइंस के फील्ड में रिसर्च करना चाह रहे हो। तो इस तरह से एक अपने आप एकेडमिक एरिया को चुना। अब उसके बाद कह रहा है कि अध्ययन क्षेत्र का सीमांकन। सीमांकन से मतलब क्या होता है, तो अध्ययन अनुसंधान करता जो रिसर्चर है अपने जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, समय है, कितना समय है, आर्थिक क्षमता कितनी है, उसकी योग्यता खुद की कितनी है, एबिलिटी कितनी है, और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर अनुसंधान समस्या का आकार निर्धारित कर लेता है। यही होता है समस्या का सीमांकन। मतलब जब आप अपनी कुछ बाउंड्रीज सेट कर लेते हो ना, तो फिर वहाँ पर चीज़ों को फाइंड आउट करना आसान होता है, ठीक है। इसीलिए अपनी लिमिटेशंस को भी पहचानना चाहिए, है ना। एक वर्ड इसमें और आता है परिसीमन। डिलिमिटेशन और लिमिटेशन में फ़र्क क्या होता है। तो देखिए जहाँ पर कहीं परिसीमन आएगा, डिलिमिटेशन, ये सारे वर्ड्स आपको आगे भी मिलेंगे। तो रिसर्चर द्वारा जानबूझकर निश्चित की गई सीमा रेखाएं, ये डिलिमिटेशन हो जाती हैं। परिसीमन है ना, वो अपना खुद दायरा सेट कर लेता है। जैसे आप हो, अभी आपने देखा कि 45 दिन मेरे पास नेट के लिए बचते हैं, तो मैं 6 घंटों पढूं या 8 घंटे पढूं, इस तरह से, है ना। सुबह के टाइम पढूं या शाम को पढूं, पेपर 1 को ज़्यादा टाइम दूं या पेपर 2 को दूं, तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर लेते हो। लिमिटेशन क्या होती है, प्रयास के बावजूद अनुसंधान में रह गई कमियों, त्रुटियों या विवशताओं का वर्णन, ठीक है। लिमिटेशंस वहाँ हो जाती हैं जैसे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, आपको आता है लेकिन आपको सारे क्वेश्चन आपको 3 घंटे के अंदर ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पर क्वेश्चन तो आता है लेकिन अब समय सीमा तो निर्धारित है ना। तो आप प्रयास के बावजूद भी अब ज़्यादा नहीं समय को बढ़ा सकते हो, है ना। ये लिमिटेशंस हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाती हैं कुछ वर्ड्स जो आपको आने चाहिए, है ना। तो रिसर्च प्रॉब्लम में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये तो होगी आंसर की बात। देखिए स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो, आप देखते हो कि रिसर्च प्रॉब्लम हमें किस एरिया से लेनी है। फिर रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर, अब वहाँ पे साहित्य की समीक्षा करोगे कि किस तरह से यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हो चुकी हैं और हमें और अभी बाकी क्या है, इस फील्ड में क्या क्या करना है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू से ही हमें पता लग जाता है। फॉर्मुलेट रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जब आपने इतनी चीज़ें कर ली, आपको पता लग गया कि वहाँ पे कौन से टूल्स का यूज़ हुआ है, कौन सी चीज़ों का, सोर्सेज का कौन सा इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, उद्देश्यों का निर्धारण करते हो। उसके बाद रिसर्च मैथोडोलॉजी, इसी में आप हाइपोथेसिस बनाओगे, रिसर्च मेथड्स को देखोगे, है ना, किस प्रोसेस से, कौन से रिसर्च के द्वारा, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, किस को यूज़ करके हम चीज़ों को करेंगे, ठीक है, और किस तरह के यहाँ पर डेटा कलेक्शन करोगे। अब उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, किस तरह से इंस्ट्रूमेंट को करोगे आप, डेटा कलेक्शन कैसे करोगे इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, डेटा का एनालिसिस कैसे करेंगे, है ना। फिर रिजल्ट आएगा, उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, इंटरप्रेट रिजल्ट्स, ठीक है। ड्रॉ कंक्लूजन, अब इन सारी उसके व्याख्याओं के आधार पे निष्कर्ष पे पहुँचेंगे और फिर करेंगे कम्युनिकेट फाइंडिंग, मतलब जो भी रिजल्ट हमारा आया, जो हम निष्कर्ष पे पहुँचे, ये हमारे समाज के लिए कितना लाभदायक है, जो भी हमने रिसर्च किया
जो हमने उद्देश्यों का निर्धारण किया था उसकी प्राप्ति कहाँ तक हुई है, समाज के लिए कितना लाभदायक है। ठीक है, तो क्योंकि कोई भी रिसर्च आप कुछ भी नई फाइंडिंग करोगे तो उसका कुछ ना तो मीनिंग होना ही चाहिए ना, कि वो हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, हमारी पब्लिक के लिए कितना लाभदायक है, इससे आगे कुछ फ्यूचर में कुछ फ़ायदा होगा नहीं होगा, ये चीज़ें। ठीक है, तो ये हो जाते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। कई बार आपको ऐसे सीक्वेंस में भी लगाने को आते हैं, कई बार आपको एक्सप्लोर करना होता है, छांटना होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए। आई होप इनसे आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, वैसे मैं आपको वो सारे 10-10 टॉपिक्स जो भी है हर यूनिट के, मैं आपको करवाऊंगी और PYQs भी साथ में करा रही हूँ। इसीलिए मैंने अभी दोपहर का टाइम इसको रखा है ताकि आप लोग मैनेज करें, पढ़ाई की स्पीड को अपना थोड़ा सा बढ़ाएं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसी तरह से मैं आगे भी जो आपको कंटेंट यहाँ प्रोवाइड करूँगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।